हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? जो वास्तविक संख्याओं कुछ बिंदु हैं उनको समझेंगे तब जाकर आगे सवाल समझ में आएंगे। तो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत, पहला पॉइंट प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से यानी शून्य से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। अनंत तक चलती रहती है। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं, या इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से धनात्मक यानी कि प्लस में, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। अनंत तक। और वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और माइनस की तरफ यानी ऋणात्मक में भी अनंत तक चलती रहती है। अनंत तक यानी कि ये तो होगी ऋणात्मक, ये होगी धनात्मक। तो समझ में आया? यानी पूर्णांक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से ही ऋणात्मक में, जीरो से ही धनात्मक में अनंत तक चलती रहती है। वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगला संख्या। संख्या के भाग है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, तीसरा है भाज्य संख्या, चौथा है अभाज्य संख्या। तो देखिए, संख्याओं में सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो। यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि उन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 आदि ETC यानी अनंत तक। समझ में आया कुछ?
सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, यानी इन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी विभाजित हो रही है। विषम संख्या, ये आ गया विषम संख्या के अंतर वे संख्याएं, इसका विलोम, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, यानी कि इसका विलोम, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। एक में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि etc। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब इसके अंदर देख क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं, एक तो खुद हो गई स्वयं, व एक से, स्वयं व एक से, एक के अलावा, एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि वे संख्या जो स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी कि उन संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो वे संख्याएं कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो शुरू की भाज्य संख्या हो गई हमारी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 आदि। यानी कि इन संख्याओं में स्वयं का जा रहा है 4 का, 1 का भी जा रहा है, इनके अलावा अन्य संख्या का यानी कि 2 का भी जा रहा है, यानी कि 3 संख्याओं का कम से कम जा रहा है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 6 में 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और स्वयं 6 का जा रहा है, तो ये भी क्या हो गई भाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो एक तो 1 का जाए, स्वयं का जाए और उनके अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो वे संख्या कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या। चौथा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, इसमें क्या है? इसका विलोम, यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से ही विभाजित हो, वे संख्याएं जो 1 व स्वयं से ही विभाजित हो, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो 1
वह स्वयं से ही विभाजित हो वे संख्याएं कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभाज्य संख्या जिसे शुरू की है 2, 2 में स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का नहीं जा रहा है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ये संख्याएं क्या है हमारी? अभाज्य संख्या है। यानी कि इन संख्याओं में या तो 1 का जा रहा है या फिर स्वयं का जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनमें 1 व स्वयं का ही भाग जाता हो यानी विभाजित होती हो वे संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हाँ विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। किसके रूप में? भिन्न। अब भिन्न में क्या होता है? अंश व हर। यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q या फिर भिन्न के रूप में या फिर उन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब Q क्या है हमारा? हर, यानी कि हर बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तभी वे संख्या क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें लिखा 0, एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि यदि 0 के नीचे में 1 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा संख्या के नीचे 1 जरूर होता है। तो ये क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या। जिसमें लिखा 3/5, क्योंकि P/Q के रूप में है तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। जिसमें लिख दिया 3, ये भी क्या है? इसके नीचे में 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। लेकिन मैंने लिख दिया कि 5/0, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि परिमेय क्यों नहीं? क्योंकि परिमेय सर दे रखे कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ये क्या हो गई? परिमेय नहीं है। तो ये संख्या क्या नहीं है? परिमेय। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत यानी कि हम इसका विलोम कह सकते हैं कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, Q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि इसमें तो हम P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, रूट यानी कि वर्ग की संख्या, पाई भी हमेशा अपरिमेय के अंतर्गत आती है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। आपसे पूछ ले जाए एग्जाम में कि पाई एक है, तो आपको आंसर देना है कि एक अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको दे दी जाए कि 22/7 है परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 हम P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये तो हो गई अपरिमेय संख्या और ये हो गई परिमेय संख्या। ये होगी अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पाई और 22/7 को
यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि 22/7 1 है तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या, और एग्ज़ाम में आ जाए कि पाई 1 है तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कुछ समझ में आया? अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत हो जाएगा शांत दशमलव संख्या, और एक होता है अशांत दशमलव संख्या। अब देखिए समझने की बात है, शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है शांत दशमलव संख्या, यानी कि किसी भी संख्या के दशमलव के बाद में शांत हो जाती हो। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को डिवाइड करना किसी संख्या से, यानी किसी भी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या में भाग देने पर या डिवाइड करने पर दशमलव के बाद यदि भाग पूरा चला जाता हो तो वे संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। जैसे मैंने कहा भाई 5 में भाग देना है भाई 2 का, डिवाइड करना है 2 से, तो भाग दे के देखेंगे। जिसमें मैंने कहा कि 2 का भाग देना है, 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 4 आए, 1 उतारा, फिर इस 1 के अंतर्गत 2 का भाग नहीं जा रहा तो हमें क्या लगाना है दशमलव, और दशमलव का क्या लग जाएगा यहाँ 0। फिर 2 का भाग देंगे 10 में तो कितने बार जा रहा है 5 बार। यानी कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद पूरा भाग चला जाता हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, तो वे संख्याएं हमेशा शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती है। शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती है। और वे संख्याएं जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, वे संख्याएं हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने कहा 8 में भाग देना भाई 3 का, किसका देना है 3 का, तो देंगे कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार गया 6, 2 उतारा, 2 भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव क्या हो जाएगी यहाँ 0 हो जाएगी। भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 6 बार, फिर 2 उतारेंगे, फिर वापस 0 लगा सकते हैं, फिर 6 बार जा रहा है, फिर ठहराएंगे, फिर वापस 0, यानी कि 2 शेषफल बचते जाएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हमारा ये भाग कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि शेषफल बचते रहेंगे और भाग जाता रहेगा। तो वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, वे संख्याएं हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती है। ओके दोस्तों, देखो मित्रों, अब देखेंगे कि शांत और अशांत संख्याओं को कैसे पहचानें। तो इनका एक तरीका है भाई, किसी भी संख्याओं को भाग देकर लंबा विभाजन प्रक्रिया न करके उनको शॉर्ट विधि से कि कैसे पहचान सकते हैं कि शांत और अशांत संख्याएं हैं। कि हर बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अभाज्य गुणनखंड हो। देखिए, यानी कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है, यदि डिवाइड करना है किसी भी संख्या से और पूछा जा रहा है कि ये शांत है या अशांत प्रसार की या शांत प्रसार की, तो आपको देखना है, कुछ नहीं देखना संख्याओं में, आपको हर देखना है और हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। और किसके रूप में होना चाहिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n के यदि रूप में कोई
अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं तो वह हमेशा शांत दशमलव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत दशमलव प्रसार की। प्रसार की इसके रूप में होगा। लेकिन हर बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या अशांत दशमलव प्रसार की होगी। देखिए, यानी कि आपको करना क्या है, हर बराबर देखना है, गुणनखंड निकालना है कि एक तो 2 और 5 यदि गुणनखंड के रूप में आ जाते हैं तो वह संख्या हमेशा शांत दशमलव कहलाएगी। और किसी हर के अंतर्गत 2 और 5 हो लेकिन इनके अलावा अन्य गुणनखंड भी हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, 6 हो, इनके अलावा यानी कि इनके अलावा कोई सा भी गुणनखंड यदि साथ में है तो वह संख्या हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। तो देखो दोस्तों, अब देते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमें निकालना है शांत दशमलव प्रसार, तो देखिए जिसमें लिख दिया, कोई संख्या लिख दी मैंने, परिमेय संख्या से लिख दिया 125/40। एग्जाम में आ जाए कि 125/40 कौन सी परिमेय संख्या है, शांत है या अशांत दशमलव प्रसार की। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था कि हर बराबर, किसके बराबर, हर बराबर क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, तो अभाज्य। तो देखते निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का 20 बार, 2 का 10 बार, 2 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो अब हम जो अभाज्य गुणनखंड है इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, हम इसके रूप में। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 2 की घात तो कितनी हो गई, 3 इंटू 5 की घात 1, यानी कि अब देखिए हर बराबर 2 की घात m यानी 2 की घात 3, 5 की घात n, 5 की घात 1, यानी कि इसके रूप में है तो क्या कहलाएगी, शांत दशमलव। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार की। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल। अब देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल। इसमें लिख दिया 145/45 ये कोई संख्या है और आपसे पूछ ले जाए कि बताइए कि कौन सी प्रसार की संख्याएं हैं, शांत की है या अशांत प्रसार की संख्याएं। तो हमें क्या निकालना है, हर बराबर अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। किसका जा रहा है, 3 का 1 बार 5 बार, 3 का जा रहा है 3 का 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। अब देखिए हमें किसके रूप में लिखना है, हमको इसके रूप में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, यानी कि यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो ये संख्याएं हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। कुछ समझ में आया, यानी कि शांत दशमलव के अंतर्गत हर बराबर इन दोनों में से यदि एक भी आ जाए, यदि 5 ओनली बस 5 की घात भाई कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तब भी वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। यदि 5 ना आकर के 2 भी आ जाए तब भी संख्या शांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। यानी इन दोनों में से कोई सा भी एक गुणनखंड आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। लेकिन हर बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं आती हो तो वह संख्याएं हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था 145/45।
इसमें हमने हर बराबर है 45, तो क्या निकाला था इसका अभाज्य गुणनखंड। शुरू में 3 का दिया 15 बार गया, फिर 3 का दिया 5 बार गया, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी कि इसको हमने लिखा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 3 घात 2 इंटू 5 घात 1, यानी कि ये जो है गुणनखंड अभाज्य इसके रूप में नहीं है। मैंने बताया था कि इन दोनों के अलावा यदि कोई अन्य गुणनखंड आ जाता हो तो वह संख्या हमेशा अशांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। तो 5 के अलावा क्या आ गया इसमें 3, तो ये क्या कहलाएगी हमारी अशांत दशमलव प्रसार की संख्या। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था बेसिक चीज़, यानी कि नंबर सिस्टम वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने जो बेसिक चीज़ पढ़ी थी उसके बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। तो इसमें 2.1 के बारे में हमें दे रखा है, एक परिमेय दे रखी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। ये जो परिमेय आती है काम हमारे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी कि 2 संख्याएं दे रखी होती है, उन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है, यानी कि मैं से ज्ञात करना होता है, मैं से महत्व समापत्ति। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड ना करके भाग विधि से, भाग यानी कि एल्गोरिथम विभाजन जो है भाग विधि है, उससे हम क्या ज्ञात करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एचसीएफ। जैसे हमारा इसका जो परिमेय होती है, इस परिमेय के अंतर्गत जो सूत्र है हमारा A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो A होता है हमारा भाज्य होता है, B जो होता है भाजक होता है, और Q होता है वो भागफल होता है, और जो R होता है वो शेषफल होता है। तो देखिए अब हमें इसके रूप में रखना है इसको भाग देकर। जैसे जब 2 संख्या दी होती है, हमें 2 संख्या दी होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या देना, हमें भाग देना है। क्या देना है भाग। जैसे इसको हल करेंगे हम 130 भाग देना है हमें 420 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको हल करते जाएंगे और इसके रूप में हम सूत्र में रखते जाएंगे इधर। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। 130 का भाग दिया 420 के अंतर्गत, 130 का भाग दिया 420 के अंतर्गत, तो कितनी बार गया 3 बार गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 33 यानी कि 3 बार 390 जीरो हासिल ली, 12 में से 9 गए तो 3, कितना बच गया 30। अब हमारा यहाँ 130 का भाग 30 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस 30 का भाग इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, यानी कि 130, और इसमें क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे। तो 23 का भाग कितनी बार गया इसमें 4 बार। कितनी बार गया 4 बार, 4 × 120, कितना बच गया शेषफल 10। अब इस 30 का भाग इस 10 के अंतर्गत नहीं जा रहा, तो इस 30 को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो दे देंगे यहाँ 30। तो 10 का भाग 30 में कितनी बार गया 3 बार। अब देखिए यहाँ कितना बच गया शेषफल 0। तो मैं से कौन खिलाएगा, जो जिस संख्या का पूरी बार भाग चला गया हो, यानी जिस संख्या का भाग पूरी बार चला गया हो, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी एचसीएफ कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं, हम सूत्र के अंदर जमाते हैं इसको। हमारा पहला भाज्य कौन था 420, भाजक क्या था 130, भागफल क्या इतना आया था 3, शेषफल कितना बचा था 30। ये होगी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में, दूसरे खंड में A बराबर यानी कि भाज्य क्या था 130, भाजक क्या था 23, इंटू भागफल कितना था 4, शेषफल कितना बचा था 10।
तीसरा खंड। भाज्य क्या था हमारा, a बराबर 23, भाज्य कितना था 10, भागफल कितना आया था 3, शेषफल क्या बचा 0। यानी कि किसका भाग पूरा पूरा गया, हमारे 10 का। तो 10 ही क्या कहलाएगी हमारी HCF, यानी क्या कहलाएगा हमारा HCF। तो हमारा HCF कितना जाएगा इसका बराबर 10। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखो जो भी विद्यार्थी जो क्लास देख रहे हैं वो पेन काफ़ी साथ में लेकर बैठे और सवाल को साथ के साथ हल करते रहिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा 135 और 225। मैंने बताया था बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या देना, हमें भाग देना है। तो देखिए 225 भाग देना 135 का। अब साथ के साथ यहाँ रखते जाएंगे। अब तो 135 का भाग दिया हमने 225 के अंतर्गत कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो एक यहाँ 135 का 135, फिर माइनस किया हमने 0, 2 में से 3 गए तो 9, यानी कितना बच गया हमारे पास 90। अब क्या करेंगे हम, 135 में 90 बाद नहीं जा रहा, तो क्या नहीं जा रहा हो तो इस 35 को यहाँ 135 उठाएंगे यहाँ और यहाँ रख देंगे 135। अब 90 का भाग देंगे 135 में कितनी बार जा रहा है, एक बार, और ये कितनी बार यहाँ रख देंगे यहाँ 90। माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 गए तो 4। अब क्या करना है हमको, 90 का भाग देना है, 45 में नहीं जा रहा तो इस 90 को उठाकर यहाँ रख देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि पूरा पूरा भाग किसका गया हमारा 45 का। तो ये हमारा 45 क्या कहलाएगा HCF, क्या कहलाएगा HCF। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ रखेंगे। पहली स्टेप के पहला खंड के अंतर्गत रखेंगे हम। भाज्य क्या था हमारा 225, भाजक क्या था 135, भागफल कितना था 1 था, शेषफल क्या बचा था 90। पहला खंड हो गया हमारा। द्वितीय खंड में जो हमारा a बराबर कितना था 135, भाजक क्या था 90, शेषफल भागफल कितना था 1, शेषफल कितना बचा था 45। तीसरा खंड a बराबर कितना था 90, b बराबर 45, q बराबर 2 प्लस शेषफल कितना बचा 0, यानी कि किसका भाग पूरा पूरा गया 45 का। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है अगला 2.1 का। क्वेश्चन दे रखा है हमें, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1 या 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमें इसको व्यक्त करना है, यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या है विषम जिनको इनके रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, सिद्ध करना है। तो देखिए हमारा जो परिमेय थी हमारी कि a बराबर bq + r, ये हमारा सूत्र है। यानी कि ये तो है हमारा भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल। तो यानी कि हमें इसके रूप में हमको दे रखा है ये संख्या है, जैसे हमको दे रखी है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी कि हमें b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर 6। कितना दे रखा है, b बराबर 6, और r बराबर हमें निकालना है। तो r बराबर
क्या क्या, यानी किसी भी भाग संख्या में भाग देने पर r बराबर क्या क्या, यानी इन संख्या में भाग देने पर r बराबर क्या क्या बच सकते हैं। 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, और 5 तो हमको दे रखा है, यानी 5 बचेगा तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो इसलिए 0 बच जाएगा। तो यानी कि जो हमें प्लस यानी r बराबर दे रखा है उससे 1 कम तक हमें क्या मानना है, शेषफल मानना है। अब देखिए हमें तो रखेंगे, हमारा सूत्र फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस r, ठीक है। तो a बराबर हमें कोई संख्या है तो यहाँ रखेंगे, यानी कि r बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो r बराबर 0 रखेंगे तो b 6Q प्लस 0, इन दोनों को हल किया तो क्या हुआ 6Q। फिर रखेंगे r बराबर 1, क्योंकि शेषफल रखना है हमें, शेषफल रखा। फिर रखेंगे 6Q प्लस 1, इन दोनों को हल करेंगे तो वह क्या हो जाएगी 6Q प्लस 1। फिर r बराबर क्या रखेंगे 2, फिर हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, इन दोनों को हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 6Q प्लस 2। फिर r बराबर क्या रखेंगे 3, फिर हल करेंगे इनको 6Q प्लस 3, वैसे की वैसे आ जाएगी 6Q प्लस हल करने पर 3। फिर r बराबर रखेंगे 4, 6Q प्लस 4, हल करेंगे इसको तो 6Q प्लस 4 का 4। फिर हल करेंगे r बराबर रखेंगे 5, 6Q प्लस 5, हल करेंगे इसको तो आ जाएगा 6Q प्लस 5। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इन संख्याओं में से देखना है कि विषम तो कौन सी है और सम कौन सी है। यानी प्रश्न में आपको सम भी पूछ सकता है और विषम भी पूछ सकता है, तो सम और विषम दोनों छांट लेंगे हम। तो देखिए इसमें किसी भी संख्या भागे में पूरा पूरा जा सकता है क्योंकि 6Q है, तो यहाँ ये तो हो गया सम। विषम है, एक संख्या क्या होती है विषम, तो ये हो गया विषम। 2 सम है तो ये होगी सम। 3 विषम है, ये तो ये हो गई विषम। ये सम है, 5 क्या है विषम। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक संख्या को, यानी विषम पूर्णांक संख्या है कोई भी, हमने कोई भी संख्या क्या मानी थी विषम पूर्णांक संख्या। तो देखिए यहाँ तो हम लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को अब विषम पूर्ण कौन सी देख लेंगे इसमें। एक तो है संख्या को 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में व्यक्त या लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। ये तो हो गया विषम का। धनात्मक पूछ ले तो हम लिख देंगे धनात्मक में, उसमें सम संख्या में किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक संख्या को, अब सम कौन कौन सी है 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
तो देखिए अब एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि हमें दे रखा है कि दर्शाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी q क्या है, एक धनात्मक संख्या। तो हमारा परिमेय सूत्र हो गया a बराबर bq+r। यह हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखी है, एक व्यक्त करने की संख्या है। तो हमें पता है कि 6 क्या है, भाजक। तो भाजक बराबर तो क्या हो गया, 6। तो r बराबर हम रख सकते हैं। तो r माना कि r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक, क्योंकि 5 तो हमारा अंतिम है। तो 5 यदि आएगा तो वो पूरा पर भाग चल जाएगा। तो हमें सूत्र के अनुसार रखना है कि पहले तो क्या रखना है, r बराबर 0। तो हल करेंगे, 6q+0 रखा तो इन दोनों को हल किया तो 6q हो जाएगा, 0 का मान इसमें जुड़ जाएगा, 0 को महत्व नहीं देता है, 6q हो गया। फिर r बराबर क्या रखेंगे, 1, 6q+1, तो इसको हल करने पर 6q+1 रहेगा। उसी प्रकार r बराबर रखेंगे 2, 6q+2, इसको हल करेंगे 6q+2 रहेगा। 3 रखने पर 6q+3, तो इसको हल करेंगे 6q+3 आ जाएगा। फिर r बराबर रखेंगे 4, 6q+4, इसको हल करेंगे 6q+4 आ जाएगा। फिर रखेंगे r बराबर 5, इन दोनों को हल किया 6q+5, तो इनको रखेंगे दोनों को हल करने पर 6q+5। अब हमें छांटना है इसमें समकोणीय विषमकोणीय। हमें तो विषम पूछ रहा है तो विषम में तो आ जाएगा 6q+1, 6q+3, 6q+5। सम पूछ रहा है तो सम में आ जाएगा 6q, 6q+2, 6q+4। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज जो हमने अध्ययन किया है नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में, आज हमने जो 2.1 के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है, इसमें से जो भी मोस्ट प्रश्न है वो मैंने आज अध्ययन करवाए हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो उसी प्रकार आगे अगला नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगली क्लास के लिए इंतज़ार करें। और जो है नेक्स्ट डे अपडेट पाने के लिए आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी टीम यूट्यूब चैनल है हमारा फ्री स्टडी अड्डा पर जाइए, विजिट करिए इसको, और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाइए, और नई से नई अपडेट आपको अपने मोबाइल पर वीडियो पाने के लिए तत्पर रहिए।